नमस्कार, न्यूज एट 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। कंझावला केस में आरोपियों का ताजा कबूलनामा सामने आने के बाद पीड़ित परिवार और उनके करीबियों ने हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इसे लेकर आज प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पीड़ित परिवार मामले की सीबीआई जांच की भी मांग कर रहा है। आपको बता दें, आरोपियों ने माना है कि उनको पता था कि कार के नीचे कोई लड़की है। आरोपियों ने कबूल किया कि उन्हें पता था अंजलि उनकी कार में फंसी है और डर की वजह से वो कार सड़क पर दौड़ाते रहे। इस दौरान आरोपियों ने कई बार कार का यू टर्न भी लिया ताकि किसी तरह से जो बॉडी उस कार में अटकी हुई थी वो निकलकर अलग हो जाए। साथ ही आरोपियों ने यह भी माना है कि उन्होंने हादसे के वक्त कार में तेज म्यूजिक की जो बात कही थी वो झूठी कहानी बनाई थी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन की कि किस तरह से अंजलि के लिए न्याय की मांग कर रहा है उनका परिवार और दिल्ली के लोग। अंजलि की मां ने इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है और साथ ही कहा है कि अब हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज करे दिल्ली पुलिस। अभी तक कुछ नहीं करा पुलिस वालों ने। और मेरे घर में चोरी और करवा दी। पता नहीं किसने क्या क्या, मेरे घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। 402 नहीं लगाई जा रही। जब निधि ने भी बयान दे दिया, निधि के बयान से भी चलें तो अभी उन लड़कों पे 402 लगाई जाएगी। 302 जो भी है। मैं तो जानती नहीं कि मर्डर के केस में क्या लगता है क्या नहीं लगता। जब मुजरिमों ने खुद कबूला है कि हमको पता था इस गाड़ी में लड़की गाड़ी के नीचे लड़की है, तो दिल्ली पुलिस किसका इंतजार कर रही है। और हम ये पूछना चाहते हैं ना कि उस टाइम जितने भी पुलिस वाले थे वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, और जितने भी वहाँ पे पुलिस वाले थे ऑन ड्यूटी थे सबों को सस्पेंड किया जाए और इस केस की छानबीन सीबीआई को सौंपी जाए। तो यहाँ पर साफ तौर पर पुलिस को दिल्ली पुलिस जिस तरह से जांच कर रही है उससे संतुष्टि नहीं और वो सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस पर जो वो आरोप भी लगा रहे हैं कि वक्त रहते उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इधर इस केस में जो 6 आरोपी हैं उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि फिलहाल उन्हें आरोपियों की पुलिस रिमांड नहीं चाहिए। पुलिस ने यह भी कहा कि एक जो अन्य आरोपी है आशुतोष, उसकी भूमिका अलग है। वो उस आरोपी का हैंडलर है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। उसकी जमानत पर कल सुनवाई होनी है। पुलिस ने कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि रूट बड़ा था, इस रूट के 6 सीसीटीवी फुटेज लिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा पुलिस ने कि आरोपी हादसे के 2 मिनट बाद आगे जाकर गाड़ी से उतरे भी थे। आरोपियों ने देखा था कि गाड़ी में कोई फंसा हुआ है। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में आरोपी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने कहा कि हमने पूरी टाइमलाइन बना ली है। आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। इस मामले में एक और गवाह मिला है और इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन से सीसीटीवी से चेहरे की जो पहचान है वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और पीरागढ़ी में जहां पर खाना खाया वहां पर 5 लोग थे। तो ये जो 5 लोग और गाड़ी में 4 लोग होने की बात सामने आ रही है, इस पर अभी भी दिल्ली पुलिस को जांच करनी है और तब तस्वीर साफ हो पाएगी। क्योंकि पहले आरोपियों ने कहा था कि 5 थे और उसके बाद पुलिस ने कहा था कि 4 ही आरोपी कार में उस वक्त सवार थे। और अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां जोशीमठ में घरों में खतरनाक दरारें आने के बाद सैकड़ों परिवारों को वहां से हटा दिया गया। अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 600 परिवारों को उनके घर से हटाया गया है। करीब 4000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय टीम ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी की है। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित गांवों का सर्वे कर रही हैं। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ के 20 से 30% हिस्सों में ही दरारें दिख रही हैं। लेकिन जिस तरह के हालात यहां पर पैदा हुए हैं वो बार बार ये सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि प्रशासन आखिर वक्त रहते क्यों नहीं जागा। तो जोशीमठ के राहत कैंप में हालात का जायजा लेने पहुंचे डीएम और एसडीएम के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। किस तरह से लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की, आपको दिखाते हैं। सबसे बुरी कंडीशन थी वो मनोहर बाग के। आपके पास आए और आपने क्या जवाब दिया? उत्तरा पांडे जी आई आपके पास और आपने क्या जवाब दिया? जब आपका छत नीचे गिर जाएगा तब आना और 5000 रुपए लेके जाना। गलत बात कर रही है। नहीं, आपकी तरफ से बयान आए हैं मैडम। हम आपसे नहीं, ऐसा कभी नहीं मैंने कहा है। आप इस तरह की आप एक महिला की पीड़ा नहीं समझ पाई आप तो। अच्छा, अब ये समझ लीजिए, आपको कल मैं पीपल कोटी में हमारे लिस्टेड है। हम नहीं, हम आपको कल करा देते हैं। कल शिफ्ट करा देंगे आपको। अभी लेके जाइए आप। ठीक है।
तो जिन लोगों के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है, जिन लोगों के लिए पूरी विरासत जो है वो उनसे छूट रही है, उन पर क्या कुछ बीत रही है, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन सरकार पर बार बार ये सवाल है कि वो वक्त रहते क्यों नहीं जागी। इस पर क्या कुछ कदम अब उठाए जा रहे हैं, ये बता रही हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा। जोशीमठ से जो खबरें केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंच रही हैं, उनके मुताबिक अभी तक 600 घर ऐसे हैं जिन्हें उत्तराखंड प्रशासन ने इवैक्यूएट कर दिया है। लगभग 4000 लोग जो हैं वो रहते हैं जिन्हें सेफ लोकेशंस पर पहुंचा दिया गया है। लगातार असेसमेंट्स जो हैं वो की जा रही हैं आईटीबीपी द्वारा, साथ में एनडीआरएफ की टीम्स द्वारा और साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। ये जो टीम्स हैं डीप इनसाइड गाँव के अंदर जा रही हैं ताकि ये पता लगा सके जो क्रैक है, जो हर समय हर पल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो किस हद तक जो है वो फैले हैं, किस हद तक पहुंचे हैं। ये हमें बताया जा रहा है कि फिलहाल जोशीमठ का 20 से 30% इलाका जो है वो इफेक्टेड है। लेकिन जो ये सर्वे है वो गूगल इमेजरी द्वारा पहला इनिशियल सर्वे जो है वो किया गया था, जिसमें साफ तौर से ये पता चला था कि 600 घर जो है वहां पर क्रैक्स जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी बात सामने आ रही है जो लोअर एरियाज हैं जहां पर इंडियन आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट है और आईटीबीपी की एस्टैब्लिशमेंट है, वहां पर भी ये कुछ क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। जबकि हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों से बात की तो उनका ये कहना था कि जो रिज लाइन है उसके आसपास भी ये क्रैक्स देखे गए हैं, लेकिन क्योंकि एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि कम से कम जो नुकसान है वो हो सके। मीनवाइल जो एक हाई लेवल टीम है वो देहरादून पहुंच चुकी है। इस टीम की अध्यक्षता कर रहे हैं सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट डॉक्टर गंगवार। इनके साथ एनडीएमए के जो टीम के मेंबर्स भी गए हुए हैं, एनडीएमए की टीम भी गई हुई है और साथ में जॉइंट सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये सब लोग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मिले और जो है ज्यादा जानकारी उनसे हासिल की। ये जो सर्वे है ये लगातार चलता रहेगा और ये जो टीम है ये अपनी रिपोर्ट जो है वापस आकर जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में सौंपेगी। जब जो है उसके बाद ही कुछ जो ठोस निर्णय हैं वो लिए जाएंगे। लेकिन इसके बीच जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उत्तराखंड के मिस्टर अशोक, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि 600 घर जो हैं वो इवैक्यूएट किए जा चुके हैं और 4000 लोग जो हैं इन घरों में रहते थे जिन्हें सेफ लोकेशंस पर फिलहाल भेज दिया गया है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। विमानों में यात्रियों के द्वारा शर्मसार करने वाली एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। अब एक और विमान में यात्री की बदसलूकी का मामला सामने आया है। 6 दिसंबर की ये फ्लाइट थी, पेरिस टू दिल्ली की ये फ्लाइट थी। उसकी घटना है जब शौचालय में एक शख्स धूम्रपान करते हुए पकड़ा गया है और एक शख्स ने एक खाली सीट पर पेशाब कर दिया। इन मामलों में डीजीसीए ने अब एयर इंडिया को शो कॉज नोटिस यहां पर जारी किया है। इसमें वजह ये रही है क्योंकि ये 6 दिसंबर की घटना है और हम देख रहे हैं कि जनवरी का महीना आ चुका है, 1 महीना हो चुका और डीजीसीए को इस बात की सूचना नहीं दी गई कि आखिर फ्लाइट में क्या कुछ हुआ। और डीजीसीए के जवाब मांगने के बाद जब जवाब दिया जा रहा है तो इसलिए एयर इंडिया को इस मामले में शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। अभी ये देखना बाकी है कि एयर इंडिया की तरफ से ये जो यात्री हैं, जो आरोपी जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी परिमल कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एयर इंडिया के फ्लाइट की 6 दिसंबर को घटना और 5 जनवरी को जब डीजीसीए ने सवाल पूछा तब 6 जनवरी को एयर इंडिया की तरफ से जवाब दिया गया। साथ में मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। ये पूरा वाकया दरअसल पेरिस से नई दिल्ली जो फ्लाइट आ रही थी उसमें एक पैसेंजर लेबोरेटरी में ड्रंकन स्थिति में पाया गया, स्मोकिंग कर रहा था और साथ में क्रू मेंबर की नहीं सुन रहा था। दूसरा इसी फ्लाइट का एक वाकया है जब एक पैसेंजर ने अपने बगल वाली खाली सीट पर पेशाब कर दिया जब महिला यात्री लेबोरेटरी गई हुई थी। ये दोनों वाक्यों को डीजीसीए ने बहुत गंभीरता से लिया है और जवाब तलब किया है। साथ में ये कहा है कि 12 घंटे के भीतर इस तरह के इंसिडेंट की रिपोर्ट डीजीसीए को एयर इंडिया को देनी चाहिए थी, लेकिन जो नहीं दी गई। अब 2 हफ्ते की मोहलत जरूर दी गई है, लेकिन साथ में 3 लोगों की कमेटी है जो अनरूली पैसेंजर को लेकर फैसला लेगी, जिसमें सेशन जज और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं चेयरमैन के तौर पे। साथ में जो दूसरा फ्लाइट्स हैं उसका कोई प्रतिनिधि हो सकता है मेंबर के तौर पे, और जो पैसेंजर एसोसिएशन है या कंज्यूमर एसोसिएशन है उसके एक प्रतिनिधि के तौर पे रह सकते हैं। इन 3 लोगों की कमेटी एक फैसला लेगी जिसमें ये मुमकिन है
कि 0 से लेकर लाइफ टाइम तक का बैन हो सके और 30 दिनों के भीतर यह कमेटी फैसला लेगी। उससे पहले डीजीसीए ने साफ तौर पे कहा है कि एयरलाइन चाहे यानी एयर इंडिया चाहे तो इन दोनों पैसेंजर को लेके 30 दिनों का बैन जो है अनरूली पैसेंजर के कैटेगरी में डाल सकती है और साथ में ये जानकारी डीजीसीए को देनी होगी। लेकिन डीजीसीए की नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब ये वाकया हो उसके 12 घंटे के भीतर ये कम्युनिकेशन नहीं किया गया, ये जानकारी नहीं दी गई, ये जानकारी नियम कायदे कानून के हिसाब से देनी चाहिए थी। और साथ में ये भी कहा गया है कि इसमें जो रूल रेगुलेशन कहता है इसमें अनरूली पैसेंजर को लेकर उसमें इस तरीके की जानकारी जो है खुद एयरलाइन ऑपरेटर को देनी चाहिए थी। यानी एयर इंडिया में पहला वाकया तो एक आया ही, उसके बाद अब एक ही फ्लाइट में पेरिस से नई दिल्ली के फ्लाइट में 6 दिसंबर की फ्लाइट का ये घटना है जिसको डीजीसीए ने गंभीरता से लिया है। कमेटी बनी है, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन फिलहाल ये एयरलाइन ऑपरेटर यानी एयर इंडिया को कहा गया है कि चाहे तो 30 दिनों के लिए इन दोनों पैसेंजर्स को अनरूली नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है और कमेटी अगर चाहे तो 0 से लेकर लाइफ टाइम तक का बैन जो है नो फ्लाई लिस्ट में इन पैसेंजर्स को किया जा सकता है, लेकिन कमेटी को 30 दिनों में फैसला लेना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उसकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ कुल 3 एफआईआर दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों मामलों को गंभीर बताया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में अर्जी दे सकता है। आपको बता दें कि 17 से 19 दिसंबर 2021 तक हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी। इसमें वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इस मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी को 13 जनवरी 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया था।